अगर आप अपनी 20s में हैं या 30 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक रियल वेकअप कॉल है। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीख लेते हैं, लेकिन पैसे को संभालना कभी नहीं सीखते। और यही वजह है कि अच्छी सैलरी के बावजूद लोग हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, ईएमआई में फंसे रहते हैं और फ्यूचर को लेकर एंजाइटी में जीते हैं। आपने भी शायद ये सेम चीज नोटिस की होगी। हर महीने सैलरी आती है, लेकिन महीने के एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली। ना सेविंग्स का क्लैरिटी, ना इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्फिडेंस, और अचानक कोई इमरजेंसी आए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, ये प्रॉब्लम रूल्स की एब्सेंस की है। पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स का गेम है, जो अगर आपने 25 से 30 की एज के बीच सीख लिए, तो आपकी लाइफ का फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पूरी तरह चेंज हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 10 पर्सनल फाइनेंस रूल्स यू मस्ट फॉलो बिफोर यू टर्न 30 इन 2026, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। ये रूल्स आपको ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जरूर इंश्योर करेंगे कि आप मनी की टेंशन से बाहर निकले, स्मार्ट डिसीजंस लेना सीखें और लॉन्ग टर्म वेल्थ की डायरेक्शन में मूव करें। ये वीडियो थ्योरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस, रियल लाइफ मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल विजडम का कॉम्बिनेशन है, जो मैं चाहता हूं कि आप आज नहीं बल्कि अभी अप्लाई करना शुरू करें। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करते रहें, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स, जहां हम हैबिट्स नहीं, फ्यूचर्स बिल्ड करते हैं। चैप्टर 1, बिल्ड योर फाइनेंशियल फाउंडेशन, बजटिंग, ट्रैकिंग एवरी रुपी। अपना फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करें, बजटिंग और हर रुपए की ट्रैकिंग। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आपकी सैलरी हर महीने कहा जाती है, तो ज्यादातर लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते। कोई बोलेगा बस खर्च हो जाती है, कोई बोलेगा ईएमआई, रेंट, फूड में निकल जाती है, लेकिन कोई भी क्लियर नंबर नहीं बताएगा। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। पैसा कमाना मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को समझना। क्योंकि जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बजटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करना बंद कर दें। बजटिंग का मतलब यह है कि आप अपने पैसे को डायरेक्शन दें, ना कि पैसा आपको डायरेक्शन दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि बजटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम कम है, लेकिन सच ये है कि जितनी ज्यादा इनकम होती है, उतनी ज्यादा बजटिंग की जरूरत होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 30,000 कमाते हैं और पीसफुल रहते हैं, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। डिफरेंस इनकम का नहीं है, डिफरेंस अवेयरनेस का है। बजटिंग की पहली स्टेप है ट्रैकिंग। आपको यह जानना होगा कि आप हर महीने कितना अर्न करते हैं और एग्जैक्टली कितना स्पेंड करते हैं। यह बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट आपको फ्यूचर में कॉन्फिडेंट बनाएगी। जब आप एक्सपेंसेस ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दिखते हैं। जैसे आपको रियलाइज होता है कि स्मॉल स्मॉल खर्च एक्चुअली बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। डेली फूड ऑर्डरिंग, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब मिलकर आपकी सेविंग्स को क्वाइटली ईट कर जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये खर्च पेनफुल नहीं लगते। पैसा धीरे धीरे निकलता है, इसलिए ब्रेन को शॉक नहीं लगता, लेकिन एंड ऑफ द मंथ बैंक बैलेंस शॉक दे देता है। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर कॉफी के बाद गिल्ट फील करें। ट्रैकिंग का मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि आप कॉन्शियस डिसीजंस ले सकें। जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब आप ऑटोमेटिकली बेटर चॉइसेस लेने लगते हैं। आप हर खर्च को ब्लाइंड तरीके से अप्रूव नहीं करते। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये एक्सपेंस मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है? ये सवाल गेम चेंजर है। फाइनेंशियल फाउंडेशन का दूसरा पिलर है ऑनेस्टी। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम लिमिटेड है, तो आपकी लाइफस्टाइल अनलिमिटेड नहीं हो सकती। सोशल मीडिया हमें ये इल्यूजन देता है कि सब लोग परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ज्यादातर लोग डेट में हैं। बजटिंग आपको रियलिटी से कनेक्ट करता है। यह आपको दिखाता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, और यही रियलिटी एक्सेप्टेंस आगे ग्रोथ की बेस बनती है। जब आप बजटिंग स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में रेजिस्टेंस आएगा। मन करेगा कि छोड़ो यार,
नेक्स्ट मंथ से करेंगे। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां डिसिप्लिन डेवलप होता है। आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। सिंपल तरीके से शुरू कीजिए। इनकम लिखिए, मेजर एक्सपेंसेस लिखिए और बाकी स्मॉल खर्चों को भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही स्मॉल लीक्स बड़े शिप को डुबो देते हैं। बजटिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम का टूल है। जब आप जानते हैं कि आपने कितना खर्च किया है और कितना बचा है, तो आप गिल्ट फ्री एंजॉय भी कर पाते हैं, क्योंकि तब एंजॉयमेंट प्लान होती है, इम्पल्सिव नहीं। और यही डिफरेंस है फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के बीच। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब यह है कि आपको अपने पैसे पर कंट्रोल हो। और याद रखिए, जो इंसान पैसे को ट्रैक नहीं करता, वो इंसान कभी भी वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकता, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हाई क्यों ना हो। ये चैप्टर आपको रिच नहीं बनाएगा, लेकिन ये चैप्टर आपको अवेयर बनाएगा। और अवेयरनेस ही वेल्थ क्रिएशन की फर्स्ट स्टेप होती है। अब जब फाउंडेशन तैयार हो रही है, अब जब आपको अपने पैसे की मूवमेंट दिखने लगी है, तो अगला लॉजिकल सवाल उठता है, जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं, उसमें से आपके फ्यूचर के लिए कितना एक्चुअली बच रहा है? क्योंकि अगर आप सिर्फ खर्च ट्रैक कर रहे हैं लेकिन अपने लिए कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम इनकम्प्लीट है। आगे हम इसी मिसिंग पीस को समझेंगे, एक ऐसा हैबिट जो क्वाइटली आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है और आपको पेचेक टू पेचेक साइकिल से बाहर निकालने की ताकत देता है। चैप्टर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट, द 20% सेविंग हैबिट दैट चेंजेस एवरीथिंग। सबसे पहले खुद को पे करें, 20% सेविंग की आदत जो सब कुछ बदल देती है। अब जरा एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछिए, सैलरी आने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं? रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, बिल्स, शॉपिंग, आउटिंग्स। और अगर एंड में कुछ बच गया तो उसे सेविंग्स कह देते हैं। यही सबसे कॉमन पैटर्न है और यही सबसे बड़ी मिस्टेक भी। ज्यादातर लोग सेविंग्स को प्रायोरिटी नहीं बल्कि लेफ्ट ओवर मानते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लेफ्ट ओवर अक्सर बचता ही नहीं। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब यही है कि आप खुद को लास्ट नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी बनाते हैं। इसका सिंपल रूल है, जैसे ही सैलरी आए, कम से कम 20% पैसा डायरेक्टली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में चला जाए, बिना सोचे, बिना नेगोशिएट किए। लोग यहां अटक जाते हैं। मन में सवाल आता है, पहले से ही एक्सपेंसेस इतने हैं, 20% कैसे निकालें? लेकिन सच्चाई यह है कि सेविंग एबिलिटी इनकम से नहीं, प्रायोरिटी से आती है। अगर आप सेविंग्स को बाद में रखते हैं तो वो कभी नहीं होती, और अगर आप सेविंग्स को पहले रखते हैं तो बाकी एक्सपेंसेस अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी का गेम है। जब पैसा अकाउंट में दिखता है तो ब्रेन उसे स्पेंडेबल मान लेता है, लेकिन जब पैसा पहले ही अलग हो चुका होता है तो ब्रेन उसे अनटचेबल मानता है। इसलिए ऑटोमेशन यहां बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। सैलरी आने वाले दिन ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर या सिप सेट कर दीजिए। डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह हैबिट शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगी। आपको लगेगा कि पैसा कम पड़ रहा है, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपने बिना क्वालिटी ऑफ लाइफ गिराए सेविंग करना सीख लिया है। यही हैबिट लॉन्ग टर्म में आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आप स्पेंडर नहीं, इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप करने लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा जमा करके बैठे रहें। सेविंग का मतलब है फ्यूचर ऑप्शंस खरीदना। जब आपके पास सेव्ड मनी होती है तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। आप जॉब टॉक्सिक हो जाए तो पैनिक में नहीं आते। आप किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास कैश नहीं है। सेविंग आपको चॉइस देती है और चॉइस ही असली वेल्थ होती है। अब 20% क्यों? क्योंकि ये रियलिस्टिक है और सस्टेनेबल भी। 10% बहुत स्लो है और 40% ज्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 20% एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जो डिसिप्लिन भी सिखाता है और लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय भी नहीं करता। अगर अभी 20% पॉसिबल नहीं है तो 10% से शुरू कीजिए, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि इनकम बढ़ने के साथ सेविंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। सबसे डेंजरस ट्रैप यह होता है कि इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो जाती है। न्यू फोन, बेटर कार, एक्सपेंसिव हैबिट्स, सेविंग परसेंटेज वही की वही। रिजल्ट ये होता है कि अर्निंग ज्यादा, स्ट्रेस वही। पे योरसेल्फ
फर्स्ट इस ट्रैप को तोड़ देता है। यह हैबिट आपको सिखाती है कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ खर्च बढ़ाना नहीं होता। एक और रियलिटी समझिए, सेविंग सिर्फ मनी का गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का गेम है। जब आप हर महीने खुद के फ्यूचर के लिए पैसा अलग करते हैं, तो आप खुद को सिग्नल भेजते हैं कि मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। ये सिग्नल धीरे धीरे आपके बाकी डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होने लगता है। आप इम्पल्सिव खर्च कम करते हैं, आप अननेसेसरी कंपैरिजन से बाहर आते हैं, आप शॉर्ट टर्म प्लेजर से ज्यादा लॉन्ग टर्म पीस को वैल्यू देने लगते हैं। और यही माइंडसेट डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन पीपल हु स्ट्रगल फॉर डेकेड्स और पीपल हु स्लोली बिल्ड स्टेबिलिटी। लेकिन यहां एक कॉमन कंफ्यूजन भी होता है। लोग सोचते हैं कि सेविंग मतलब एंजॉयमेंट सैक्रिफाइस करना। रियलिटी यह है कि सेविंग एंजॉयमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करती, सेविंग एंजॉयमेंट को इंटेंशनल बनाती है। जब आप जानते हैं कि आपने फ्यूचर के लिए ऑलरेडी पे कर दिया है, तो जो बचा हुआ पैसा है उसे आप गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं। नो एंजाइटी, नो रिग्रेट, नो मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं वाला कंफ्यूजन। पे योरसेल्फ फर्स्ट आपको बैलेंस सिखाता है, एक्सट्रीम नहीं, सस्टेनेबल प्रोग्रेस। और याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन कोई ओवरनाइट इवेंट नहीं है, ये बोरिंग रिपीटेबल हैबिट्स का रिजल्ट है। 20% सेविंग ग्लैमरस नहीं दिखती, इंस्टाग्राम पर कोई सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन यही हैबिट क्वाइटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस तैयार करती है। ये चैप्टर आपको रिच नहीं बनाएगा, लेकिन ये चैप्टर आपको फ्यूचर रेडी बनाएगा। अब तक आपने दो चीजें सीख ली। पहली, पैसा कहाँ जा रहा है ये समझना। दूसरी, अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देना। लेकिन इमेजिन कीजिए, आप सेविंग्स कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन्ड भी हैं, और अचानक लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड हिट दे देती है। मेडिकल इशू, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी। ऐसे मोमेंट्स में डिसिप्लिन भी पैनिक में बदल सकता है अगर आपके पास सेफ्टी कुशन ना हो। इसलिए आगे हम बात करेंगे एक ऐसे शील्ड की जो आपकी मेहनत, आपकी सेविंग्स और आपकी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसा बेस जिसके बिना बाकी सारी प्लानिंग रिस्की हो जाती है। चैप्टर 3, क्रिएट योर इमरजेंसी फंड, योर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। अपना इमरजेंसी फंड बनाएं, आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप डिसिप्लिन हैं, आप एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहे हैं, आप खुद को पे भी कर रहे हैं, और फिर लाइफ बिना वार्निंग दिए एक झटका देती है। जॉब में अनसर्टेनिटी आ जाती है, मेडिकल एक्सपेंस सामने खड़ा हो जाता है, फैमिली में अचानक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उसी मोमेंट पर एक सवाल उठता है, अभी पैसा कहां से आएगा? यहीं पर इमरजेंसी फंड की असली वैल्यू समझ आती है। इमरजेंसी फंड कोई लक्जरी नहीं है, ये कोई एडवांस्ड फाइनेंस कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये सर्वाइवल टूल है। फिर भी ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी हमेशा फ्यूचर में लगती है, और ह्यूमन नेचर फ्यूचर को पोस्टपोन करना पसंद करता है। लेकिन इमरजेंसी फ्यूचर में नहीं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में आती है। इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसा पैसा जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा गया हो। ना इन्वेस्टमेंट, ना ट्रेडिंग कैपिटल, ना लाइफस्टाइल अपग्रेड फंड। ये फंड आपको रिच नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको ब्रोक होने से जरूर बचाएगा। अब सवाल आता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? सिंपल आंसर है, कम से कम 3 से 6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस। अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है, तो मिनिमम 1,50,000 से 3 लाख तक का बफर। ये अमाउंट सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका पर्पस भी उतना ही बड़ा है। इमरजेंसी फंड का काम रिटर्न देना नहीं है, इमरजेंसी फंड का काम पीस देना है। जब आपके पास सेफ्टी नेट होता है, तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। आप पैनिक मोड में डिसीजंस नहीं लेते, आप क्रेडिट कार्ड को लास्ट ऑप्शन नहीं, एक्चुअली ऑप्शन मानते ही नहीं। विदाउट इमरजेंसी फंड हर प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाती है। विद इमरजेंसी फंड प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम रह जाती है, और यही डिफरेंस मेंटल पीस क्रिएट करता है। बहुत लोग यहां एक मिस्टेक करते हैं, वो इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पैसा आइडल ना रहे। ये माइंडसेट डेंजरस है। इमरजेंसी फंड का पहला रूल है लिक्विडिटी ओवर रिटर्न्स। आपका इमरजेंसी फंड ऐसी जगह होना चाहिए जहां से पैसा तुरंत मिल सके और वैल्यू फ्लक्चुएट ना करे। मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, रिटर्न्स आएंगे जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी वेटिंग नहीं करती। इसलिए इमरजेंसी फंड को हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट से दूर रखिए। ये फंड बोरिंग होना चाहिए,
प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। यही बोरिंग नेचर आपके बाकी फाइनेंशियल डिसीजंस को बोल्ड बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंगल समझिए। इमरजेंसी फंड सिर्फ मनी नहीं बचाता, ये डिग्निटी भी बचाता है। जब इमरजेंसी आती है और आपको किसी से पैसे उधार नहीं मांगने पड़ते, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है। आप प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस नहीं लेते। आप जॉब लॉस के डर से टॉक्सिक एनवायरनमेंट टॉलरेट नहीं करते। इमरजेंसी फंड आपको करेज देता है ना कि डर। अब यहां एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। इमरजेंसी फंड बनाना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं होता, और यही वजह है कि लोग स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन ट्रूथ ये है, आपको परफेक्ट अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना है, आपको जस्ट स्टार्ट करना है। अगर आज आप 1 मंथ एक्सपेंसेस भी नहीं सेव कर पा रहे, तो हाफ मंथ से शुरू कीजिए। अगर हाफ मंथ भी हैवी लग रहा है, तो 1 एक्सपेंस कैटेगरी से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी अमाउंट। इमरजेंसी फंड धीरे धीरे बनता है, लेकिन वंस बन गया तो ये साइलेंटली आपकी लाइफ गार्ड करता है। एक और ट्रैप से बचना जरूरी है। इमरजेंसी फंड को फेस्टिवल शॉपिंग, ट्रैवल प्लान या सडन डिजायर के लिए यूज मत कीजिए। अगर हर इनकन्वीनियंस इमरजेंसी बन जाएगी, तो रियल इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बाउंड्रीज क्लियर रखनी पड़ती है। इमरजेंसी का मतलब है हेल्थ, जॉब, फैमिली क्राइसिस, कंफर्ट नहीं। ये डिसिप्लिन इनिशियली टफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियली मैच्योर बनाता है। और यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का प्रेशर कम हो जाता है। आप लॉन्ग टर्म मनी को लॉन्ग टर्म रहने देते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी आपको इमोशनल नहीं बनाती। आप पैनिक सेलिंग से बचते हैं। इनडायरेक्टली इमरजेंसी फंड आपकी वेल्थ क्रिएशन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये शील्ड है, इनविजिबल लेकिन स्ट्रॉन्ग। अब तक आपने 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स तैयार कर लिए हैं, अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सेफ्टी। लेकिन लाइफ का नेक्स्ट चैलेंज यहां आता है। जब बेसिक सेफ्टी सेट हो जाती है, तो टेम्पटेशन बढ़ जाती है। क्रेडिट कार्ड्स इजी लगने लगते हैं, ईएमआई नॉर्मल लगने लगते हैं। अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में मैनेज कर लेंगे वाला थॉट धीरे धीरे एक्सेप्टेबल लगने लगता है। और यहीं पर लोग अननोइंगली अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आगे हम उस साइड पर बात करेंगे जिसे अवॉइड करना उतना ही जरूरी है जितना सेव करना। क्योंकि कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस स्लो पॉइजन की तरह होते हैं। इफेक्ट दिखने में टाइम लेते हैं, लेकिन डैमेज बहुत डीप करते हैं। चैप्टर 4, अवॉइड बैड डेट, क्रेडिट कार्ड्स ईएमआई ट्रैप्स टू स्टे अवे फ्रॉम। बैड डेट से बचिए। क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई ट्रैप्स जिनसे दूर रहना जरूरी है। अब तक आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली है। आप अपने पैसे को ट्रैक कर रहे हैं, खुद को पे कर रहे हैं, और इमरजेंसी के लिए सेफ्टी नेट भी तैयार कर चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसा एरिया आता है जहां ज्यादातर लोग क्वाइटली फंस जाते हैं। डेट। डेट अपने आप में ईविल नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डेट आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के बजाय कंट्रोल करने लगता है। सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस फॉर्म है क्रेडिट कार्ड डेट। क्रेडिट कार्ड दिखने में बहुत हार्मलेस लगता है। स्वाइप करो, बाय करो, लेटर पे करो। पेन इमीडिएटली फील नहीं होता, इसलिए ब्रेन को लगता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट कोई नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता। ये स्लो नहीं, फास्ट पॉइजन है। एक बार अगर आपने फुल पेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट साइलेंटली कंपाउंड होने लगता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग मिनिमम ड्यू को सेफ ऑप्शन समझ लेते हैं। एक्चुअली मिनिमम ड्यू सिर्फ बैंक को सेफ रखता है, आपको नहीं। मिनिमम ड्यू पे करने का मतलब है आप डेट साइकिल में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। अब ईएमआई की बात करते हैं। ईएमआई कल्चर आज इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग डेट को लाइफस्टाइल का पार्ट मानने लगे हैं। फोन ईएमआई, गैजेट ईएमआई, वेकेशन ईएमआई, वेडिंग ईएमआई। प्रॉब्लम ईएमआई में नहीं है, प्रॉब्लम अननेसेसरी ईएमआई में है। ईएमआई पेन को फ्यूचर में पुश कर देता है। आप आज एंजॉय करते हैं और फ्यूचर यू बिल भरता है, और फ्यूचर यू हमेशा बिजी होता है। ईएमआई ट्रैप का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि ये अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन देता है। आप सोचते हैं ये चीज तो सिर्फ 3000 पर मंथ है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हर ईएमआई आपकी फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी कम कर रही है। जब मल्टीपल ईएमआई स्टैक हो जाती है, तो इनकम हाई होने के बावजूद कैश फ्लो टाइट हो जाता है। और टाइट कैश फ्लो का मतलब है स्ट्रेस, एंजाइटी
एंड जीरो फ्रीडम। बैड डेट और गुड डेट का डिफरेंस समझना जरूरी है। गुड डेट वो होता है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाया, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करे। बैड डेट वो होता है जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए लिया जाए। अगर डेट आपको इंप्रेस करने के लिए है, कंफर्ट बढ़ाने के लिए है या लाइफस्टाइल दिखाने के लिए है, तो चांसेस है कि वो बैड डेट है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझिए। क्रेडिट कार्ड और ईएमआई डिसिप्लिन की कमी को हाइड कर देते हैं। अगर कैश में पे करना पेनफुल लगे, तो शायद आपको वो चीज अफोर्ड नहीं करनी चाहिए। पेन एक सिग्नल होता है, ईएमआई उस सिग्नल को म्यूट कर देता है, और म्यूटेड सिग्नल्स लॉन्ग टर्म में बिग मिस्टेक्स बन जाते हैं। बैड डेट से बचने का सबसे पावरफुल रूल है डिले ग्रेटिफिकेशन। हर चीज अभी नहीं चाहिए, हर डिजायर अर्जेंट नहीं होती। जब आप इमरजेंसी फंड और सेविंग्स बना रहे होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड टेम्पटेशन और भी स्ट्रांग लगता है। ब्रेन बोलता है सेविंग भी चल रही है, ईएमआई भी चला लेंगे। यही मोमेंट डेंजरस होता है। डेट लेने से पहले खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछिए, अगर ये ईएमआई अगले 1 ईयर तक मेरे ऊपर रहेगी, तो क्या ये मेरी पीस बढ़ाएगी या मेरी फ्लेक्सिबिलिटी घटाएगी? अगर आंसर अनक्लियर है, तो डिसीजन पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन करना वीकनेस नहीं है, पोस्टपोन करना मैच्योरिटी है। बैड डेट का इंपैक्ट सिर्फ मनी पर नहीं पड़ता, ये माइंडसेट को भी डिस्टोर्ट करता है। जब आप डेट में होते हैं, तो डिसीजंस फेयर से ड्रिवन होने लगते हैं। जॉब चेंज रिस्की लगता है, अपॉर्चुनिटीज डराने लगती है, लाइफ रिएक्टिव बन जाती है। डेट फ्रीडम आपको करेज देती है। और याद रखिए, बैड डेट यूजुअली एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, ये स्मॉल स्मॉल डिसीजंस का अक्यूमुलेशन होता है। एक स्वाइप, एक ईएमआई, एक इतना तो चलता है थॉट। इसलिए अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। अब तक आपने ये समझ लिया कि पैसा कैसे मैनेज करना है और किन चीजों से बचना है। लेकिन लाइफ सिर्फ अवॉइड करने का गेम नहीं है, लाइफ ग्रोथ का गेम भी है। अगर आप सिर्फ डेट से दूर रहेंगे और पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, तो इन्फ्लेशन क्वाइटली आपकी मेहनत को खा जाएगी। इसलिए नेक्स्ट स्टेप आता है पैसे को वर्क पर लगाना, टाइम को अपने फेवर में यूज करना। आगे हम उस फोर्स की बात करेंगे जो साइलेंटली वेल्थ क्रिएट करती है, और अगर आपने इसे अर्ली यूज कर लिया, तो फ्यूचर में आपको हार्ड स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन योर बीसेस। इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करें, 20s में कंपाउंडिंग की पावर। अब तक आपने मनी को कंट्रोल करना सीख लिया है। आप ट्रैक कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इमरजेंसी के लिए सेफ्टी भी बना ली है, और बैड डेट से दूरी रखना भी समझ चुके हैं। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आती है। अगर आपका पैसा सिर्फ अकाउंट में पड़ा है, तो वो सेफ जरूर है, लेकिन ग्रो नहीं कर रहा। और यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग लेट हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग को लोग बहुत सीरियस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रिस्की मान लेते हैं, खासकर 20s में माइंडसेट होता है अभी टाइम है, अभी तो इनकम सेटल नहीं हुई, अभी एंजॉय कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग बाद में करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टिंग में सबसे वैल्यूबल एसेट पैसा नहीं, टाइम होता है। और टाइम वही चीज है जो 20s में सबसे ज्यादा होता है। कंपाउंडिंग को सिंपल भाषा में समझिए, ये ऐसा इफेक्ट है जहां आपका पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि अपने ऊपर भी काम करता है। ईयर 1 में रिटर्न्स आते हैं, ईयर 2 में रिटर्न्स पर आने लगते हैं, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। इनिशियली ग्रोथ स्लो लगती है, ऑलमोस्ट बोरिंग, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ग्रोथ कर्व शार्प हो जाता है, और यही पॉइंट है जहां पेशेंस रिवॉर्ड होती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस बोरिंग फेज को टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन वेल्थ बोरिंग होती है, एंड दैट इज ओके। अब इमेजिन कीजिए, आप 25 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और 35 की एज में शुरू करते हैं। सेम अमाउंट, सेम प्रोडक्ट, सेम डिसिप्लिन, डिफरेंस सिर्फ टाइम का। अर्ली स्टार्टर को एक्स्ट्रा 10 इयर्स की कंपाउंडिंग मिलती है, और लेट स्टार्टर को उस गैप को फिल करने के लिए फ्यूचर में डबल एफर्ट करना पड़ता है। मोस्ट पीपल अंडर एस्टिमेट वॉट 10 इयर्स कैन डू। इन्वेस्टिंग अर्ली का सबसे बड़ा बेनिफिट रिटर्न्स नहीं है, बेनिफिट है लर्निंग। जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो मिस्टेक्स अर्ली होती है, लॉसेस मैनेजेबल होते हैं, इमोशंस धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, मार्केट अप्स एंड डाउन्स आपको डराने के बजाय सिखाने लगते हैं। लेट स्टार्टर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि जब सीरियस मनी इन्वेस्ट होती है,
तब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। 20s एक्सपेरिमेंटेशन के लिए होती है, नॉट इग्नोरेंस के लिए। एक और कॉमन मिथ समझिए। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। रियलिटी यह है कि इन्वेस्टिंग अमाउंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से ग्रो करती है। स्मॉल मंथली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। कंपाउंडिंग लाउड नहीं होती, ये साइलेंटली काम करती है। आप डेली चेक करेंगे तो लगेगा कुछ नहीं हो रहा। आप ईयरली देखेंगे तो डिफरेंस दिखेगा। आप डेकेड के बाद देखेंगे तो खुद सरप्राइज हो जाएंगे। और यही रीजन है कि पीपल हु इन्वेस्ट अर्ली फ्यूचर में काम दिखते हैं। दे नॉट लकी, दे आर अर्ली। अब एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट की बात करते हैं। जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपका रिलेशनशिप मनी के साथ बदल जाता है। आप सिर्फ स्पेंडर नहीं रहते, आप ओनर बनना शुरू करते हैं। यू स्टॉप आस्किंग, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं। यू स्टार्ट आस्किंग, क्या ये डिसीजन मेरे फ्यूचर सेल्फ को हेल्प करेगा। ये शिफ्ट पावरफुल है। इन्वेस्टिंग आपको डिसिप्लिन सिखाती है, पेशेंस सिखाती है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करती है। और यही हैबिट्स मनी से बाहर भी काम आती है। अब यहां एक ट्रैप भी है जिससे बचना जरूरी है। पीपल कंफ्यूज इन्वेस्टिंग विद गैम्बलिंग। फास्ट प्रॉफिट्स, टिप्स, शॉर्टकट्स, ये सब कंपाउंडिंग का अपोजिट है। कंपाउंडिंग स्लो है, प्रेडिक्टेबल है, इमोशनलेस है। अगर कोई स्ट्रैटेजी एक्साइटमेंट दे रही है तो चांसेस हैं कि वो वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकती है। रियल इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है और बोरिंग सिस्टम्स लॉन्ग टर्म में पावरफुल होते हैं। 20s में इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क ब्लाइंड तरीके से लें। इसका मतलब है कि आप टाइम को एलाई बना लें। यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट, यू नीड टू बी प्रेजेंट। एवरी ईयर डिले फ्यूचर बर्डन बढ़ाता है और फ्यूचर ऑलरेडी हैवी होता है। एक और इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझिए। इन्वेस्टिंग अर्ली आपको प्रेशर फ्री फ्यूचर देता है। जब इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती है तो रिटायरमेंट स्कैरी नहीं लगता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजेबल लगती है, चॉइसेस एक्सपैंड होने लगती है और चॉइसेस ही वेल्थ का कोर होती है। 20s में इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एनिमी लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, एनिमी है प्रोक्रेस्टिनेशन। आई विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंटेंस इन पर्सनल फाइनेंस। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्कैर्ड, बट स्टार्ट, बिकॉज वंस कंपाउंडिंग मोमेंटम पकड़ लेती है देन स्टॉपिंग बिकम्स हार्डर देन कंटिन्यूइंग। अब यहां एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनता है। आप इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, मनी वर्क पर लग गया है, फ्यूचर शेप होने लगा है। लेकिन लाइफ सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, लाइफ प्रेजेंट की बैलेंसिंग भी है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और करंट लाइफ इग्नोर करेंगे तो बर्नआउट आएगा। और अगर आप सिर्फ एंजॉय करेंगे और फ्यूचर इग्नोर करेंगे तो रिग्रेट आएगा। इस बैलेंस को मेंटेन करना नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी है। आगे हम इसी बैलेंस की बात करेंगे, कैसे इनकम को स्मार्ट तरीके से डिवाइड किया जाए ताकि प्रेजेंट एंजॉयबल रहे और फ्यूचर सिक्योर भी। चैप्टर 6, मास्टर द 50-30-20 रूल, बैलेंस नीड्स वॉन्ट्स ग्रोथ। 50-30-20 रूल को मास्टर करें, नीड्स, वॉन्ट्स और ग्रोथ के बीच बैलेंस। अब तक आप मनी को समझना शुरू कर चुके हैं। आप सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और डेट ट्रैप से बचने की अवेयरनेस भी बन रही है। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। लाइफ सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, लाइफ प्रेजेंट में जीने का नाम भी है। अगर आप सिर्फ फ्यूचर के लिए जीते रहेंगे तो प्रेजेंट बोरिंग और हैवी लगने लगेगा। और अगर आप सिर्फ प्रेजेंट एंजॉय करेंगे तो फ्यूचर स्ट्रेसफुल हो जाएगा। यहीं पर 50-30-20 रूल एक ब्रिज बनता है। ये रूल कोई रिजिड लॉ नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है जो आपको बैलेंस सिखाता है। 50-30-20 का मतलब है आपकी इनकम को 3 क्लियर हिस्सों में डिवाइड करना। 50% फॉर नीड्स, 30% फॉर वांट्स, 20% फॉर ग्रोथ। नीड्स का मतलब है वो एक्सपेंसेस जिनके बिना लाइफ फंक्शन नहीं कर सकती। रेंट, फूड, यूटिलिटीज, बेसिक ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स। वांट्स वो हैं जो लाइफ को कंफर्टेबल और एंजॉयबल बनाते हैं। ईटिंग आउट, ट्रैवल, गैजेट्स, हॉबीज, सब्सक्रिप्शंस। ग्रोथ का मतलब है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, स्किल बिल्डिंग। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नीड्स और वांट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। एक्सपेंसिव फोन नीड बन जाता है, लग्जरी रेंट नॉर्मल लगने लगता है एंड सडनली वांट्स नीड्स की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। 50-30-20 रूल आपको एक क्लैरिटी देता है कि कौन सा खर्च कहाँ बिलोंग करता है। ये रूल आपको स्पेंडिंग रोकना नहीं सिखाता,
ये रूल आपको कॉन्शियस स्पेंडिंग सिखाता है। जब आप जानते हैं कि वॉन्ट्स के लिए डेडिकेटेड 30% ऑलरेडी है, तो गिल्ट कम हो जाता है, आप एंजॉय भी करते हैं और रिग्रेट भी नहीं होता। मोस्ट पीपल टू एक्सट्रीम्स में जीते हैं। या तो वो बहुत टाइट हो जाते हैं, हर एंजॉयमेंट कट कर देते हैं और कुछ महीनों में बर्नआउट हो जाता है, या फिर वो फ्री फ्लो में स्पेंड करते हैं, लाइफ शॉर्ट है बोलकर, और फ्यूचर इग्नोर कर देते हैं। 50-30-20 रूल इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। ये रूल आपको रिमाइंड करता है कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट समझिए। रूल फॉलो करने का मतलब परसेंटेज एग्जैक्ट मैच करना नहीं है। रूल फॉलो करने का मतलब है डायरेक्शन करेक्ट रखना। अगर आपकी इनकम अभी लो है और नीड्स 60% ले रही है, तो पैनिक की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस ऑलरेडी एक विन है। गोल यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़े, वॉन्ट्स इन्फ्लेट ना हो, ग्रोथ एक्सेलरेट हो। मोस्ट पीपल इनकम बढ़ने पर 50-30-20 को क्वाइटली 60-40-0 बना लेते हैं। जीरो ग्रोथ, फुल लाइफस्टाइल। और यही रीजन है कि हाई इनकम अर्नर्स भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। 50-30-20 रूल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ये रूल आपको डिसिप्लिन सिखाता है विदाउट किलिंग जॉय। एक और सटल बेनिफिट है डिसीजन फटीग रिडक्शन। जब आपके पास क्लियर बकेट्स होते हैं, तो हर खर्च इमोशनल डिसीजन नहीं बनता। क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं की जगह सवाल बन जाता है, क्या ये मेरे वॉन्ट्स बकेट में फिट होता है। क्लैरिटी रिड्यूसेस स्ट्रेस, और स्ट्रेस रिडक्शन इटसेल्फ फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बूस्ट करता है। अब ग्रोथ वाले 20% की बात करते हैं। ये पार्ट निगोशिएबल नहीं होना चाहिए। ये फ्यूचर यू का सैलरी है। अगर आप ग्रोथ बकेट को स्किप करते हैं, तो फ्यूचर यू अनपेड इंटर्न बन जाता है। 20% ग्रोथ का मतलब सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है, इसमें लर्निंग, अपस्किलिंग और सेल्फ डेवलपमेंट भी आ सकता है। बिकॉज इनकम ग्रो करेगी तो रूल ईजियर होता जाएगा। रूल स्टैटिक नहीं है, यू इवॉल्व, रूल इवॉल्व्स। नीड्स परसेंटेज आइडियली टाइम के साथ रिड्यूस होती है, वॉन्ट्स कंट्रोल रहते हैं, ग्रोथ एक्सपैंड होती है। ये मैच्योरिटी का साइन है। एक कॉमन मिस्टेक यहां होती है, पीपल यूज रूल एज एक्सक्यूज। मेरे वॉन्ट्स 30% है, तो मैं स्पेंड करूंगा ही। रूल परमिशन नहीं देता, रूल लिमिट देता है। लिमिट डिसिप्लिन क्रिएट करता है, डिसिप्लिन फ्रीडम क्रिएट करता है। जब स्पेंडिंग कंट्रोल होती है, तो इन्वेस्टिंग प्रेशर फ्री होती है। व्हेन इन्वेस्टिंग प्रेशर फ्री होती है, कंपाउंडिंग अनइंटरप्टेड होती है। एंड अनइंटरप्टेड कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट है। 50-30-20 रूल बोरिंग लगता है, नो एक्साइटमेंट, नो शॉर्टकट। लेकिन बोरिंग सिस्टम्स एक्साइटिंग रिजल्ट्स देते हैं। ये रूल मिलने माइंडसेट बिल्ड करता है विदाउट फोर्सिंग सैक्रिफाइस। यू स्टिल ट्रैवल, यू स्टिल एंजॉय, बट यू ऑल्सो ग्रो। बैलेंस यही है। अब इमेजिन कीजिए आप दिस रूल फॉलो कर रहे हैं फॉर 5 years कंसिस्टेंटली। यू नो वेयर मनी गोज, यू नो हाउ मच यू एंजॉय, यू नो हाउ मच यू ग्रो। फाइनेंशियल एंग्जाइटी स्लोली फेड होने लगती है, डिसीजंस कामर हो जाते हैं। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं, लेकिन मैनेजेबल बन जाती है। दिस इज मैच्योरिटी। 50-30-20 रूल आपको रिच नहीं बनाएगा ओवरनाइट, लेकिन ये केओस को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर देगा। एंड क्लैरिटी इज अंडररेटेड वेल्थ। अब यहां नेचुरल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आप मनी मैनेज कर रहे हैं, यू आर बैलेंसिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लान्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, क्या आपकी प्लानिंग सर्वाइव करेगी? बिकॉज ग्रोथ तभी मीनिंगफुल होती है जब रिस्क प्रोटेक्टेड हो। इसलिए आगे हम उस लेयर की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देती, लेकिन साइलेंटली आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सिक्योर करती है। एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम जो वेल्थ नहीं बनाता, लेकिन वेल्थ को टूटने से बचाता है। चैप्टर 7, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एसेंशियल्स। खुद को प्रोटेक्ट करें, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की एसेंशियल्स। अब तक आपने मनी को मैनेज करना सीख लिया है। आप सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं और डिसिप्लिन डेवलप कर चुके हैं। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करना चाहते हैं। लाइफ नहीं होती प्लानिंग परफेक्ट होने के बावजूद। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, एक्सीडेंट, इलनेस, जॉब लॉस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कुछ भी स्केड्यूल देखकर नहीं आता। और यहीं पर इंश्योरेंस की रियल वैल्यू सामने आती है। इंश्योरेंस वेल्थ बनाने का टूल नहीं है,
इंश्योरेंस वेल्थ को टूटने से बचाने का टूल है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, रिटर्न्स कंपेयर करते हैं, चार्ट्स देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का पर्पस रिटर्न नहीं, प्रोटेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आप जितना भी हेल्दी फील करें, मेडिकल कॉस्ट्स लॉजिक फॉलो नहीं करते, हॉस्पिटल बिल्स इनकम देखकर नहीं आते। एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी ईयर्स की सेविंग्स को कुछ दिनों में वाइप आउट कर सकती है। और सबसे डेंजरस सिचुएशन ये होती है जब इमरजेंसी फंड भी इनफ नहीं होता और इन्वेस्टमेंट ब्रेक करनी पड़ती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको इसी सिनारियो से बचाता है। यह आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने की जगह हेल्थ डिसीजन लेने की फ्रीडम देता है। जब मेडिकल बिल की टेंशन नहीं होती तो रिकवरी फास्टर होती है, माइंड काम रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैं बीमार हूं का साइन नहीं है, ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूं का साइन है। यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस चीप होता है, कवरेज बेटर मिलती है, वेटिंग पीरियड्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। लेट लेने का मतलब है ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा एक्सक्लूजन्स। अब टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं। ये टॉपिक अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसमें लाइफ और डेथ की बात होती है, लेकिन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस होती है। टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं होता, ये आपके डिपेंडेंट्स के लिए होता है। अगर आपकी इनकम पर कोई और डिपेंड करता है, पेरेंट्स, स्पाउस, चाइल्ड, तो टर्म इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है। ये इंश्योर करता है कि अगर आप नहीं भी रहें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोझ नहीं बनेंगी। टर्म इंश्योरेंस इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजन है। ये लेगेसी क्रिएट नहीं करता, लेकिन स्ट्रगल प्रिवेंट करता है। अब यहां एक वेरी कॉमन मिस्टेक होती है। लोग इंश्योरेंस को सेविंग प्लान बना देते हैं। मनी वापस भी मिले वाली थिंकिंग डेंजरस है। प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना दोनों को वीक बना देता है। टर्म इंश्योरेंस चीप होता है क्योंकि इसका गोल क्लियर होता है, प्योर प्रोटेक्शन, लो प्रीमियम, हाई कवरेज, नो कंफ्यूजन। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस फाइनेंशियल फाउंडेशन के शॉक एब्जॉर्बर्स है। जब शॉक आता है तो डैमेज एब्जॉर्ब हो जाता है, स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करता। एक और साइकोलॉजिकल एंगल समझिए। इंश्योरेंस लेने के बाद आप इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी डराती नहीं है, रिस्क कैपेसिटी इंप्रूव होती है। विदाउट इंश्योरेंस हर रिस्क स्कैरी लगता है, इंश्योरेंस इनविजिबल स्ट्रेंथ देता है। अब यहां डिसिप्लिन की बात आती है। इंश्योरेंस लेना स्मार्ट है, लेकिन राइट कवरेज लेना स्मार्टर है। अंडर इंश्योरेंस डेंजरस है, ओवर कॉन्फिडेंस भी डेंजरस है। कवरेज रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्रीमियम मैनेजेबल होना चाहिए। इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए जिसे आप ईयर्स तक कंफर्टेबली कंटिन्यू कर सकें, बिकॉज इंश्योरेंस तभी काम करता है जब वो एक्टिव रहता है। इंश्योरेंस लैप्स होना नो इंश्योरेंस से भी वॉज होता है। अब एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रूथ, इंश्योरेंस लेने के बाद आप इनविंसिबल नहीं बन जाते, आप प्रिपेयर्ड बन जाते हैं। प्रिपेयर्ड पीपल पैनिक नहीं करते, प्रिपेयर्ड पीपल बेटर डिसीजंस लेते हैं, एंड बेटर डिसीजंस कंपाउंड ओवर टाइम। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बोरिंग लगते हैं, नो एक्साइटमेंट, नो ब्रैगिंग राइट्स, बट बोरिंग प्रोटेक्शंस, एक्साइटिंग रिकवरीज अलाउ करते हैं। ये चैप्टर आपको रिच नहीं बनाएगा, लेकिन ये चैप्टर आपकी मेहनत को मीनिंगलेस होने से बचाएगा। अब तक आपने कंट्रोल, डिसिप्लिन, बैलेंस, ग्रोथ और प्रोटेक्शन सब बिल्ड कर लिया है। आप सर्वाइव भी कर सकते हैं और ग्रो भी। लेकिन अब लाइफ का नेक्स्ट फेज आता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि पैसा कैसे मैनेज करें, सवाल ये बन जाता है पैसा किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैरिज, हाउस, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, गोल्स क्लियर होने लगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेप लेने लगती हैं। अगर गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो इन्वेस्टिंग रैंडम हो जाएगी। रैंडम इन्वेस्टिंग बिजी दिखती है लेकिन इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए आगे हम उस शिफ्ट की बात करेंगे जहां मनी मैनेजमेंट पर्पस ड्रिवन बनता है, जहां हर इन्वेस्टमेंट किसी स्पेसिफिक फ्यूचर मोमेंट से जुड़ा होता है। और यही क्लैरिटी फाइनेंशियल एडल्टहुड का रील साइन होती है। चैप्टर 8, प्लान योर फ्यूचर, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉर बिग माइलस्टोन्स। अपना फ्यूचर प्लान करें, बिग माइलस्टोन्स के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अब तक आप पैसा कमाना, बचाना, प्रोटेक्ट करना और ग्रो करना सीख चुके हैं। आप पैनिक में डिसीजन नहीं लेते, आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और मनी को लेकर क्लैरिटी डेवलप हो चुकी है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है जो बहुत साइलेंट होती है और इसलिए ज्यादातर लोग
उसे नोटिस ही नहीं करते। वो प्रॉब्लम है रैंडम इन्वेस्टिंग। बहुत लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद क्लियर नहीं होता कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट किस लिए है। किसी फ्रेंड ने बोला तो सिप स्टार्ट कर दी, किसी ऐप ने सजेस्ट किया तो फंड खरीद लिया, कहीं रिटर्न दिखा तो पैसा डाल दिया। एक्टिविटी दिखती है, बिजीनेस दिखती है, लेकिन डायरेक्शन मिसिंग होती है। और डायरेक्शन के बिना पैसा मूव तो करता है, लेकिन लाइफ कहीं नहीं पहुंचती। यहीं पर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग गेम चेंज करता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है, हर इन्वेस्टमेंट का एक साफ पर्पस होना चाहिए। घर खरीदना, शादी की प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब गोल क्लियर होता है तो कंफ्यूजन अपने आप कम हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप बिना डेस्टिनेशन जाने बस ड्राइव कर रहे हैं, फ्यूल भी खर्च हो रहा है, टाइम भी निकल रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन जीरो है। एग्जैक्टली यही रैंडम इन्वेस्टिंग है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन देता है। यह बताता है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इमोशनल कंट्रोल। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, न्यूज़ डराएगी, रिटर्न्स कभी अच्छे लगेंगे, कभी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन जब गोल क्लियर होता है तो आप मार्केट से सवाल नहीं करते। आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरा गोल बदला है? अगर गोल सेम है तो नॉइज ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो जाता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग मार्केट से फाइट नहीं करता, मार्केट को टूल की तरह यूज करता है। एक और पावरफुल एडवांटेज है प्रायोरिटाइजेशन। लाइफ में गोल्स बहुत होते हैं, लेकिन इनकम लिमिटेड होती है। गोल बेस्ड अप्रोच आपको सिखाता है कि कौन सा गोल अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेटर हैंडल किया जा सकता है। हर गोल का टाइम हराइजन सेम नहीं होता, हर गोल का रिस्क टॉलरेंस सेम नहीं होता। विदाउट गोल्स लोग शॉर्ट टर्म पैसे को हाई रिस्क में डाल देते हैं और लॉन्ग टर्म फ्यूचर को अंडरफंड कर देते हैं। विद गोल्स रिस्क अलाइनमेंट नेचुरली हो जाता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट समझिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग मैक्सिमम रिटर्न निकालने का गेम नहीं है, यह मिनिमम स्ट्रेस वाला इन्वेस्टिंग अप्रोच है। जब गोल क्लियर होता है तो कंपैरिजन गेम खत्म हो जाता है। आप दूसरों के रिटर्न्स नहीं देखते, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। यह कंपैरिजन डिटॉक्स मेंटल पीस का बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पेशेंस सिखाता है। आप बार बार प्रोडक्ट चेंज नहीं करते, आप कंसिस्टेंसी को वैल्यू देना सीखते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही वेल्थ क्रिएट करती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, गोल्स स्टोन में कार्व नहीं होते। लाइफ बदलती है, प्लान्स बदलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट होती है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन डायरेक्शनलेस नहीं होता। आप रिव्यू करते हैं, आप नंबर्स एडजस्ट करते हैं, लेकिन गोल को अबैंडन नहीं करते। ये फाइनेंशियल मैच्योरिटी का साइन है। बहुत लोग गोल्स लिखने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन गोल ना लिखने का नुकसान मिस्ड अपॉर्चुनिटीज होती है। गोल क्लैरिटी प्रेशर नहीं बनाती, फोकस बनाती है। जब गोल सामने होता है तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं। फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग विल पावर पर डिपेंड नहीं करता, यह विजन पर डिपेंड करता है। विजन क्लियर हो तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। एक सटल लेकिन पावरफुल बेनिफिट यह भी है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फैमिली डिस्कशंस को आसान बना देता है। क्यों बचा रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सवालों के क्लियर आंसर्स होते हैं। शेयर्ड गोल्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं। मनी आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं, अलाइनमेंट बढ़ती है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये लाइफ डिजाइन करने का प्रोसेस है। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि पैसा आपकी लाइफ को शेप करेगा, ना कि लाइफ पैसे के हिसाब से चलेगी। ज्यादातर लोग डिफॉल्ट मोड में जीते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टर्स डेलिबरेट मोड में जीते हैं। डेलिबरेट डिसीजंस लॉन्ग टर्म रिग्रेट को रिड्यूस करते हैं। परफेक्शन की ट्रैप से बचिए। गोल्स परफेक्ट नहीं होते, प्लान्स परफेक्ट नहीं होते, एग्जीक्यूशन इम्परफेक्ट होगी और ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि डायरेक्शन क्लियर हो। इम्परफेक्ट प्रोग्रेस परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर होती है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपको फ्यूचर कॉन्शियस बनाता है, प्रेजेंट फेयरफुल नहीं। आप एंजॉयमेंट छोड़ते नहीं हैं, आप वेस्ट छोड़ते हैं। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन इंपैक्ट मैसिव होता है। अब तक आपने मनी कंट्रोल, सेविंग डिसिप्लिन, रिस्क प्रोटेक्शन, ग्रोथ और पर्पस सब जोड़ लिया है।
अब आप पैसे पर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप पैसे से लाइफ डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और साइलेंट फैक्टर है जो जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है वैसे वैसे इंपैक्ट दिखाने लगता है। वो फैक्टर है टैक्सेस। ज्यादातर लोग कमाने और इन्वेस्ट करने पर फोकस करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आखिर पॉकेट में कितना बच रहा है। ग्रोस रिटर्न्स एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन नेट रिटर्न्स रियलिटी डिसाइड करते हैं। अगर टैक्स प्लानिंग इग्नोर की गई तो टैक्सेस क्वाइटली ग्रोथ को ईट कर लेते हैं। और मार्केट वॉलेटिलिटी के अनलाइक टैक्स इंपैक्ट प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब इसे प्लान किया जा सकता है। इसीलिए आगे हम उस लेयर की बात करेंगे जो ग्लैमरस नहीं दिखती, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ एफिशिएंसी में बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। एक ऐसा एरिया जहां स्मार्ट प्लानिंग बिना एक्स्ट्रा रिस्क लिए आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर सकती है। यहीं से बिजी इन्वेस्टिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस क्लियर होने लगता है। चैप्टर 9, अंडरस्टैंड टैक्सेस, स्मार्ट प्लानिंग दैट सेव्स सीरियस मनी। टैक्सेस को समझें, स्मार्ट प्लानिंग जो सीरियस मनी बचाती है। अब तक आपने पैसा कमाने, बचाने, इन्वेस्ट करने और प्रोटेक्ट करने की पूरी स्ट्रक्चर बना ली है। आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, गोल्स क्लियर है, इन्वेस्टमेंट्स पर्पस ड्रिवन है। लेकिन यहां एक ऐसा फैक्टर है जो क्वाइटली आपकी मेहनत का रिजल्ट डिसाइड करता है, और ज्यादातर लोग इसे बहुत लेट नोटिस करते हैं। वो फैक्टर है टैक्सेस। टैक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, टैक्स सिस्टम कोई एनिमी नहीं है, लेकिन टैक्स इग्नोरेंस बहुत महंगी पड़ती है। ज्यादातर लोग टैक्स सीजन को एक स्ट्रेसफुल इवेंट की तरह ट्रीट करते हैं। मार्च आते ही पैनिक, डॉक्यूमेंट्स ढूंढना, लास्ट मोमेंट डिसीजंस, और फिर रिग्रेट। काश ये पहले पता होता, काश ये इन्वेस्टमेंट पहले कर लिया होता। टैक्स प्लानिंग का सबसे बड़ा मिथ यही है कि ये रिच लोगों के लिए होती है। रियलिटी ये है कि जितनी अर्ली आप टैक्स प्लानिंग समझते हैं, उतना ज्यादा पैसा आप लीगली बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग इनकम बढ़ाने का शॉर्टकट नहीं है, ये इनकम को रिटेन करने का सिस्टम है। आप जितना भी अर्न करें, अगर टैक्स अनमैनेज्ड है तो नेट इनकम डिसअपॉइंट करेगी। ग्रोस इनकम ईगो बूस्ट देती है, नेट इनकम लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। अब एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या आपको यह क्लियर है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा टैक्स में जा रहा है और क्यों जा रहा है? अगर आंसर वेग है तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। टैक्स प्लानिंग का पहला रूल है क्लैरिटी बिफोर सेविंग। टैक्स बचाने के चक्कर में रैंडम प्रोडक्ट्स लेना बस एक कॉमन मिस्टेक है। टैक्स बचेगा ये लाइन सुनकर लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कर लेते हैं बिना ये समझे कि मनी कहां लॉक हो रही है। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग इमोशनल नहीं होती, ये लॉजिकल होती है। आपको ये समझना होता है कि टैक्स सिस्टम इंसेंटिव्स देता है राइट बिहेवियर के लिए, सेविंग्स एनकरेज करने के लिए, इंश्योरेंस लेने के लिए, रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, हेल्थ कवर रखने के लिए। टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग अलग चीजें नहीं है। टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सटेंशन है। अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए की गई है और गोल से मैच नहीं करती, तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में रिग्रेट होगा। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का मतलब है जो आप ऑलरेडी सही कर रहे हैं उसे टैक्स एफिशिएंट तरीके से स्ट्रक्चर करना, नॉट फॉर्सफिटिंग मनी जस्ट टू सेव टैक्स। अब एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझिए, टैक्स पेन विजिबल नहीं होता, सैलरी आते ही टैक्स कट जाता है, इसलिए ब्रेन रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ईयर एंड पर जब कैलकुलेशन होती है तो रियलाइजेशन हिट करता है कि कितना पैसा क्वाइटली चला गया। अवेयरनेस ये पेन विजिबल बनाती है, और विजिबल पेन बिहेवियर चेंज करता है। जब आप टैक्स इंपैक्ट समझते हैं तो डिसीजंस मैच्योर हो जाते हैं। आप इनकम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, यू थिंक लॉन्ग टर्म। टैक्स प्लानिंग आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी की तरफ ले जाती है। अब यहां टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्लानिंग अप्रैल से मार्च की जर्नी है, मार्च का पैनिक नहीं। अर्ली प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेट प्लानिंग प्रेशर देती है। प्रेशर में डिसीजंस रेयरली ऑप्टिमल होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझिए, टैक्स बचाना इलीगल नहीं है, टैक्स इवेड करना इलीगल है। डिफरेंस अवेयरनेस से आता है। स्मार्ट प्लानिंग लॉ के अंदर रहती है और सिस्टम का सही यूज करती है। जब टैक्स प्लानिंग क्लियर होती है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कॉन्फिडेंट होते हैं। यू नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, नॉट जस्ट वेयर। टैक्स एफिशिएंसी कंपाउंडिंग को भी बूस्ट करती है। इमेजिन कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमा रहे हैं और टैक्स लीकेज कम है, नेट ग्रोथ फास्टर हो जाती है विदाउट एक्स्ट्रा रिस्क। टैक्स सेविंग नॉजी नहीं होती, नो ब्रैगिंग राइट्स, नो एक्साइटमेंट, लेकिन साइलेंट सेविंग्स।
लॉन्ग टर्म वेल्थ का स्ट्रॉन्ग पिलर होती है। एक और कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, टैक्स प्लानिंग को ईयरली टास्क समझ लेते हैं। रियलिटी यह है कि टैक्स इंपैक्ट मल्टी ईयर होता है। शॉर्ट टर्म टैक्स बचाने के लिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी सैक्रिफाइस करना डेंजरस हो सकता है। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग हराइजन देखती है, सिर्फ इमीडिएट रिलीफ नहीं। आप फ्यूचर इनकम, फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी सब कंसिडर करते हैं। टैक्स प्लानिंग मैच्योरिटी का साइन है। जब आप टैक्स प्लानिंग सही करते हैं तो कैश फ्लो इंप्रूव होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप फील करते हैं कि सिस्टम आपके अगेंस्ट नहीं, आपके फेवर में काम कर रहा है। ये फीलिंग एम्पावरिंग होती है। टैक्स प्लानिंग आपको रिच नहीं बनाती ओवरनाइट, लेकिन ये आपकी मेहनत को अननेसेसरली डाइल्यूट होने से बचाती है। ये चैप्टर फ्लैशी नहीं है, नो मोटिवेशनल कोट्स, नो एक्साइटमेंट, लेकिन फाइनेंशियल अडल्टहुड फ्लैशी नहीं होती। इट इज एफिशिएंट। एफिशिएंसी बोरिंग लगती है, लेकिन एफिशिएंसी ही सस्टेनेबिलिटी लाती है। अब तक आपने अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, प्रोटेक्टिंग, बैलेंसिंग, गोल सेटिंग और टैक्स एफिशिएंसी सब जोड़ लिया है। आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ इनकम नहीं। लेकिन अब एक फाइनल रियलिटी सामने आती है। इवन द बेस्ट सिस्टम एक सिंगल सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो फ्रेजाइल हो जाता है। जॉब रिस्क, इंडस्ट्री शिफ्ट्स, हेल्थ इश्यूज, टेक्नोलॉजी चेंजेस, इनकम गारंटीड नहीं होती। और यही पॉइंट है जहां नेक्स्ट लेवल थिंकिंग शुरू होती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि कितना टैक्स बचाया या कितना रिटर्न मिला। सवाल यह बन जाता है, अगर एक इनकम सोर्स स्लो हो जाए तो क्या लाइफ रुक जाएगी? फाइनेंशियल मैच्योरिटी का फाइनल लेयर यहीं से स्टार्ट होती है। अ लेयर वेयर मनी वर्क्स फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, जहां स्टेबिलिटी सैलरी से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। और यही लेयर डिसाइड करती है कि आप सिर्फ सेफ रहेंगे या ट्रूली फ्री बनेंगे। चैप्टर 10, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन सैलरी। अध्याय 10, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड मत रहिए। अब तक आपने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम तैयार कर लिया है। आप पैसा मैनेज करना जानते हैं, सेव और इन्वेस्ट करना सीख चुके हैं, रिस्क्स प्रोटेक्ट किए हैं, गोल्स क्लियर है, टैक्स एफिशिएंसी समझ चुके हैं। ऑन पेपर एवरीथिंग लुक्स सॉर्टेड, लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करना पसंद करते हैं। सिंगल इनकम फ्रेजाइल होती है। चाहे आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, चाहे आपकी जॉब कितनी भी स्टेबल क्यों न लगे, एक सिंगल सोर्स पर पूरी लाइफ डिपेंड करना फाइनेंशियली रिस्की है। जॉब लॉस, इंडस्ट्री स्लोडाउन, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग, हेल्थ इश्यूज या सिंपली बर्नआउट, इनमें से कोई भी फैक्टर इनकम को अचानक डिसरप्ट कर सकता है। और प्रॉब्लम इनकम लॉस से ज्यादा इनकम शॉक की होती है, जब पैसा एक डायरेक्शन से आता है और वही डायरेक्शन अचानक स्लो हो जाए तो पूरी लाइफ पैनिक मोड में चली जाती है। यही रीजन है कि फाइनेंशियली मैच्योर लोग सिर्फ इनकम नहीं बनाते, इनकम स्ट्रक्चर बनाते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय काम करते रहें या लाइफ में बैलेंस खत्म हो जाए। इसका मतलब है कि आपकी इनकम एक पिलर पर नहीं, कई पिलर्स पर टिकी हो। अगर एक पिलर वीक हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स न करे। अब यहां एक कॉमन मिथ क्लियर करना जरूरी है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ एक साथ स्टार्ट करें। यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मोस्ट पीपल फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। दे ट्राई एवरीथिंग, स्टिक टू नथिंग। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पेशेंस और सीक्वेंसिंग का गेम है। सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। आपकी प्राइमरी इनकम क्या है और आपकी अवेलेबल टाइम और एनर्जी कितनी है। साइड इनकम वही सस्टेनेबल होती है जो आपकी करंट लाइफ के साथ अलाइन करती हो। अब एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट समझिए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ग्रीड से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से आती है। ये एक्स्ट्रा पैसा कमाना नहीं, ये प्रेशर रिड्यूस करना है। जब आपके पास दूसरा इनकम सोर्स होता है तो जॉब डिसीजंस फियर बेस्ड नहीं रहते। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट टॉलरेट नहीं करते सिर्फ सैलरी के लिए। फ्रीडम स्टार्ट्स क्वाइटली। अब इनकम स्ट्रीम्स के नेचर को समझिए। कुछ इनकम स्ट्रीम्स एक्टिव होती है जहां टाइम डायरेक्टली एक्सचेंज होता है। कुछ इनकम स्ट्रीम्स सेमी एक्टिव होती है जहां इनिशियल एफर्ट ज्यादा होता है लेकिन टाइम के साथ एफर्ट कम हो जाता है। और कुछ इनकम स्ट्रीम्स पैसिव नेचर की होती है जहां सिस्टम काम करता है,
आप नहीं, 20s और अर्ली 30s में। फोकस एक्टिव से सेमी एक्टिव की तरफ होना चाहिए, बिकॉज एनर्जी हाई होती है और लर्निंग फास्ट होती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं है कि आप मेन करियर को निग्लेक्ट करें। एक्चुअली अपोजिट होता है। स्ट्रॉन्ग प्राइमरी स्किल स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी इनकम क्रिएट करती है। स्किल वीक हो तो साइड इनकम अनस्टेबल हो जाती है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कोर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। इनकम मल्टीप्लाई स्किल से होती है, डिस्ट्रैक्शन से नहीं। एक और ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है, फास्ट मनी इल्यूजन। जब लोग मल्टीपल इनकम की बात सुनते हैं तो उन्हें ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, टिप्स, शॉर्टकट्स, हैक्स। रियलिटी यह है कि सस्टेनेबल इनकम बोरिंग प्रोसेसेस से बनती है। स्लो, रिपीटेबल, स्केलेबल, एक्साइटमेंट बेस्ड इनकम लॉन्ग टर्म स्ट्रेस देती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स मेंटल पीस बढ़ानी चाहिए, मेंटल केओस नहीं। अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट समझिए। जब इनकम डाइवर्सिफाइड होती है तो मनी एंजाइटी रिड्यूस होती है, मार्केट वॉलेटिलिटी डराती नहीं है, जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग काम हो जाती है, बिकॉज सर्वाइवल प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो तो परफॉर्मेंस नेचुरली बेहतर होती है। आयरॉनिकली, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स प्राइमरी इनकम को भी इंप्रूव कर देती है। अब एक सटल बट पावरफुल ट्रूथ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स सिर्फ मनी नहीं बनाती, आइडेंटिटी बनाती है। आप खुद को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, क्रिएटर, कंट्रीब्यूटर, ओनर की तरह देखने लगते हैं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट लाइफ के हर एरिया में रिफ्लेक्ट होती है। यू स्टॉप वेटिंग, यू स्टार्ट बिल्डिंग। और यही शिफ्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का कोर है। अब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ओवरनाइट नहीं बनती। कंसिस्टेंसी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए। फेलियर्स आएंगे, लेकिन फेलियर्स मैनेजेबल होते हैं क्योंकि प्राइमरी इनकम इंटैक्ट रहती है। ये सेफ्टी एक्सपेरिमेंटेशन को पॉसिबल बनाती है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट बोरिंग, बट स्टार्ट अलाइंड। एक स्किल, एक आइडिया, एक सिस्टम। टाइम के साथ क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी के साथ स्केलिंग आएगी। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स परफेक्ट प्लानिंग से नहीं, प्रोग्रेसिव एग्जीक्यूशन से बनती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स स्पेंडिंग इंक्रीज करने का एक्सक्यूज नहीं है। एक्स्ट्रा इनकम का पर्पस लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करना नहीं, फाइनेंशियल रेजिलियंस बिल्ड करना है। अगर एक्स्ट्रा इनकम आते ही एक्सपेंसेस भी बढ़ जाए तो रिस्क सैम रहता है। डिसिप्लिन इनकम काउंट से नहीं, बिहेवियर से डिसाइड होती है। अब इमेजिन कीजिए, आपके पास प्राइमरी सैलरी है, अलॉन्ग विद दैट एक एडिशनल इनकम फ्लो है। सडनली फ्यूचर लेस कैरी लगता है, सेविंग्स एक्सेलरेट होती है, इन्वेस्टमेंट्स कॉन्फिडेंट हो जाती है, गोल्स फास्टर अचीवेबल लगते हैं। दिस इज लेवरेज, नॉट हसल कल्चर, बट स्मार्ट स्ट्रक्चर। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको मिलियनेयर ओवरनाइट नहीं बनाएंगी, बट दे विल मेक यू अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल पीपल कंपाउंड फास्टर। और यही फाइनल लेसन है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बिग इवेंट नहीं है, ये लेस का रिजल्ट है। अवेयरनेस, डिसिप्लिन, प्रोटेक्शन, ग्रोथ, एफिशिएंसी, डाइवर्सिफिकेशन, हर लेयर क्वाइटली ऐड होती है। अब आपने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। आपने ये समझ लिया कि पैसा कैसे अर्न किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए और कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। लेकिन यहां एंड नहीं है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं होता। लाइफ चेंज होती है, गोल्स इवॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट होती है। वॉट स्टेज कॉन्स्टेंट इज द हैबिट ऑफ थिंकिंग। आगे की जर्नी में आपको बार बार खुद से पूछना होगा, क्या मेरा सिस्टम मेरी करंट लाइफ को सपोर्ट कर रहा है? क्या मेरी इनकम स्ट्रक्चर फ्यूचर रेडी है? फाइनेंशियल मैच्योरिटी का मतलब आंसर्स होना नहीं, राइट क्वेश्चंस पूछना होता है। और जब आप राइट क्वेश्चंस पूछना सीख जाते हैं तो मनी धीरे धीरे प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन बनना शुरू कर देती है। कंक्लूजन, फाइनेंशियल मैच्योरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ये पूरी सीरीज पैसे के बारे में नहीं थी, ये सोच बदलने की सीरीज थी। हमने शुरुआत की अवेयरनेस से, पैसा कहाँ जा रहा है ये समझने से। फिर डिसिप्लिन आया, खुद को पहले पे करने की आदत। फिर सेफ्टी, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस का शील्ड। उसके बाद ग्रोथ, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की पेशेंस। फिर बैलेंस, प्रेजेंट एंजॉय करना और फ्यूचर सिक्योर करना। फिर क्लैरिटी,
गोल्स के साथ इन्वेस्ट करना, फिर एफिशिएंसी, टैक्सेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना और अंत में रेजिलियंस, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से सिस्टम को मजबूत बनाना। ये सब सुनने में अलग अलग रूल्स लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही सिस्टम के लेयर्स है। फाइनेंशियल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो। फाइनेंशियल मैच्योरिटी का मतलब है कि आप पैनिक में डिसीजंस नहीं लेते, आप फियर से नहीं, क्लैरिटी से मूव करते हैं। मोस्ट पीपल लाइफ में हार्ड मेहनत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के बिना, और डायरेक्शन के बिना मेहनत थकान देती है, फ्रीडम नहीं। ये सीरीज आपको शॉर्टकट नहीं सिखाती, ये आपको स्ट्रक्चर सिखाती है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो टाइम के साथ स्ट्रांग होता जाता है। अगर आपने इन रूल्स को परफेक्ट तरीके से फॉलो नहीं किया तो भी ठीक है, परफेक्शन गोल नहीं था, प्रोग्रेस गोल था। अगर आपने सिर्फ एक हैबिट भी इस सीरीज से उठाई है तो आपने ऑलरेडी अपने फ्यूचर को बेटर बना दिया है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ क्वाइटली बनती है। बोरिंग हैबिट्स, रिपीटेबल सिस्टम्स और इमोशनली स्टेबल डिसीजन से। और यही लोग फ्यूचर में काम दिखते हैं। लकी नहीं, प्रिपेयर्ड। पार्ट 1 में हमने फाउंडेशन बनाई, अब पार्ट 2 में फोकस होगा एग्जीक्यूशन और माइंडसेट पर। यहां हम बात करेंगे कि रियल लाइफ में इन रूल्स को अप्लाई कैसे करें जब इमोशंस बीच में आते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी में काम कैसे रहें, लॉसेस से कैसे रिकवर करें विदाउट कॉन्फिडेंस लूज किए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल करें, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें जब मोटिवेशन लो हो। पार्ट 2 थियोरेटिकल नहीं होगा, वो रियल स्ट्रगल्स, रियल डिसीजंस और रियल लाइफ सिनारियोस पर बेस्ड होगा। क्योंकि नॉलेज तो सबके पास होती है, डिफरेंस एग्जीक्यूशन क्रिएट करता है। अगर पार्ट 1 ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो पार्ट 2 आपको मूव करने पर मजबूर करेगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, आप चेंज के लिए ओपन हैं। और यही सबसे रेयर क्वालिटी है। फाइनेंशियल ग्रोथ एक वीडियो से नहीं होती, ये हैबिट से होती है। और हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनती, हैबिट्स कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर इस सीरीज के किसी भी पॉइंट ने आपको ये फील कराया कि हाँ, मुझे ये ठीक करना है, तो यही सही मोमेंट है एक्शन लेने का। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वैल्यू मिली, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि इस सीरीज का कौन सा रूल आप आज से अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो कमिटमेंट स्ट्रॉन्गर हो जाती है। लेवल अप हैबिट्स सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती है। यहां हम फ्लैशी प्रोमिसेस नहीं करते, यहां हम सस्टेनेबल सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। अगर आप क्विक मनी नहीं, रियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस नहीं, क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप केओस नहीं, कंट्रोल चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे कॉन्सिस्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खुद के फ्यूचर को डिले करना बंद कीजिए। वी आर नॉट हियर टू चेज मनी, वी आर हियर टू बिल्ड अ लाइफ जहां पैसा सपोर्ट करे, रूल नहीं करे। वेलकम टू द जर्नी, वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स।